नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास का एक ऐसा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है। यह समझाता है कि जब किसी देश की जमीन, खेती, संस्कृति, शिक्षा और शासन पर कोई विदेशी ताकत कब्जा कर लेती है तो वहाँ के लोगों के दिलों में धीरे धीरे आज़ादी की आग जन्म ले लेती है। यह कहानी है हिंद चीन में राष्ट्रवाद की। हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया का वह क्षेत्र था जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल थे। 19वीं सदी के दौरान फ्रांस ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फ्रांस यहाँ घूमने या लोगों की भलाई करने नहीं आया था। उसका मकसद साफ था, उपजाऊ जमीन से चावल लेना, रबर उगवाना, खनिज संसाधनों का दोहन करना और अपने देश के उद्योगों को चलाने के लिए सस्ता कच्चा माल प्राप्त करना। इस तरह हिंद चीन फ्रांस के लिए एक आर्थिक मशीन बन गया जहां से वह धन खींचता रहा। अब वियतनाम की भौगोलिक स्थिति समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चलकर यही भूगोल युद्ध में सबसे बड़ी ताकत बना। वियतनाम एक लंबा और पतला देश है। उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है और चीन की सीमा लगती है। मध्य भाग समुद्र के किनारे पतली भूमि पट्टी के रूप में फैला है। दक्षिण में मेकांग नदी का विशाल डेल्टा है जो दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ इतनी अधिक धान की खेती होती थी कि इसे धान का कटोरा कहा जाता था। उत्तर में लाल नदी और दक्षिण में मेकांग नदी जीवन रेखा थी। पूर्व में दक्षिण चीन सागर फैला है। घने जंगल, दलदली क्षेत्र और पहाड़, ये सब आगे चलकर गुरिल्ला युद्ध में ढाल बन गए। दोस्तों, फ्रांस ने आते ही किसानों की जमीन छीन ली। बड़ी बड़ी फ्रांसीसी कंपनियां और जमींदार भूमि के मालिक बन गए। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए। उनसे तरह तरह के कर वसूले जाते थे, जैसे कि जमीन कर, नमक कर, सिर कर। रबर के बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बेहद खराब थी। बीमारी, भूख, कर्ज और कठोर श्रम उनके जीवन का हिस्सा बन गए। यह अन्याय और शोषण धीरे धीरे लोगों के दिलों में गुस्से को जन्म देता गया। यही गुस्सा आगे चलकर राष्ट्रवाद में बदल गया। दोस्तों, फ्रांस ने शिक्षा भी शुरू की, लेकिन उसका उद्देश्य स्वतंत्र सोच पैदा करना नहीं था बल्कि क्लर्क तैयार करना था। स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी। यूरोप का इतिहास महान बताया जाता था जबकि वियतनामी संस्कृति को कमतर दिखाया जाता था। लेकिन यही शिक्षा उल्टी पड़ गई। पढ़े लिखे युवाओं ने सवाल पूछना शुरू किया, अगर फ्रांस स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करता है तो फिर हमें गुलाम क्यों रखा है। यहीं से राजनीतिक चेतना की शुरुआत हो गई। दोस्तों, इस समय दो प्रमुख नेता सामने आए, फान बोई चाउ और फान चू त्रिन। फान बोई चाउ क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उन्होंने जापान से मदद लेने की कोशिश की और डोंगडू आंदोलन चलाया जिसमें युवाओं को विदेश भेजकर शिक्षा दिलाने की योजना थी ताकि वे देश को आजाद करा सके। दूसरी ओर फानचू त्रिन सुधारवादी थे। वे शिक्षा और समाज सुधार के माध्यम से आजादी चाहते थे। दोनों की राह अलग थी पर लक्ष्य एक ही था, स्वतंत्र वियतनाम। दोस्तों, 1930 के दशक में किसान विद्रोह होने लगे। अब आंदोलन केवल पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जनता का आंदोलन बन गया। इस दौर में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हो ची मिन्ह। उनका असली नाम गुयेन सिन कुंग था। उन्होंने विदेशों की यात्रा की, समाजवाद से प्रभावित हुए और 1930 में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उनका नारा था, जमीन किसानों को। दोस्तों, इससे गरीब जनता उनके साथ जुड़ गई। उसी समय वियतनाम के अंतिम सम्राट बाओ दाई थे। वे नाम के शासक थे, असली सत्ता फ्रांस के पास थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने भी वियतनाम पर कब्जा किया और बाओ दाई का इस्तेमाल किया। लेकिन 1945 में कुछ ऐसा हुआ कि जापान की हार के बाद हो ची मिन्ह ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बाओ दाई ने अपनी गद्दी छोड़ दी। इसके बाद फ्रांस वापस आया और युद्ध शुरू हुआ। 1954 में डियन बियन फू की ऐतिहासिक लड़ाई में फ्रांस हार गया। जेनेवा समझौता के बाद वियतनाम दो हिस्सों में बट गया। उत्तर वियतनाम जहां हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार थी और दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिका समर्थित सरकार थी। यहीं से वियतनाम युद्ध शुरू हुआ। दोस्तों, यह युद्ध अनोखा था। उत्तर वियतनाम के वियतकांग लड़ाके गुरिल्ला युद्ध करते थे। वे सुरंगों में छिपते, अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते। इन सुरंगों का जाल सैकड़ों किलोमीटर लंबा था। अमेरिका ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, B-52 बमवर्षक विमान,
नेपाम बम जो आग की बारिश करते थे, और एजेंट ऑरेंज रसायन जिससे जंगल सूख गए और लोगों में गंभीर बीमारियां फैली। लेकिन वियतकांग ने हार नहीं मानी। उनके पास AK-47 जैसे हथियार थे, पर उनकी असली ताकत थी जनता का समर्थन और भूगोल की समझ। हो ची मिन्ह ट्रेल नामक रास्ते से सप्लाई पहुंचती थी। 1968 का टेट आक्रमण युद्ध का मोड़ साबित हुआ। अंततः 1975 में सैगोन पर कब्जा हो गया और वियतनाम एक हो गया। दोस्तों, विदेशी ताकतें हार गई। यह जीत केवल युद्ध की नहीं थी, बल्कि जनता के धैर्य, संगठन और राष्ट्रवाद की जीत थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि राष्ट्रवाद सिर्फ नारा नहीं होता, बल्कि यह जमीन, रोटी, संस्कृति और सम्मान की लड़ाई होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया और सच में मदद मिली तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं।